नमस्कार। शिक्षा शिल्पी के आज के 10वें दिन हमारे जो सारे सहभागी टीचर्स हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। आज शिक्षा शिल्पी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हमारे बीच एक बड़े से बड़े स्पीकर आज यहाँ पर उपस्थित है। जो चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी है गुजरात में, वहाँ के वो वाइस चांसलर है। And not only he is the vice chancellor, but he is the member, or he is the chairperson of all the different vice chancellors who are selected from his leadership. So हमारे पास ऐसे आज एक बहुत ही बड़े महनीय व्यक्ति आज हमारे पास उपलब्ध है, और आज इस प्रोग्राम में मैं उनका भी स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। So I warmly welcome to all our dear colleagues, participants, and all our core committee members, all the dignitaries, all the speakers on the platform of this Shiksha Shilpi. So Shiksha Shilpi, the day 10th is now live, and I request Dr. Jayant Joshi sir to introduce our first speaker, that is Harshad Bhai Mehta, who is the Vice Chancellor of Children's University. जैसा मैंने अभी कहा कि वो चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के न बल्कि केवल वाइस चांसलर है, मगर कई सारे वाइस चांसलर्स की जो कमेटी होती है, जिसको हम सर्च कमेटी बोलते हैं, उस कमेटी के मेंबर भी हैं, और कहीं कमेटी में वो कन्वेनर भी रहे हैं। और जो हम बोलते हैं जिसको शिक्षक, आज ये शिक्षक हमारे शिक्षा शिल्पी में आज यहाँ पर पधारे हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और हमारे जो डॉक्टर जयंत जोशी सर है, उनको उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे जो कुलगुरु है हर्षद भाई मेहता, इनका परिचय करवा दे। नमस्कार। नमस्कार जयंत जोशी। हाँ, नमस्कार। आज के हमारे जो वक्ता है आदरणीय हर्षद भाई शाह, वो बहुत ही क्या बोले, अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। वो भावनगर उनका जन्म हुआ है। ये 3 साल जो चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी करके जो गुजरात में है, उसके कुलगुरु रहे थे, वाइस चांसलर। उसके बाद उन्हें डायरेक्टर जनरल करके बनाया गया, और गत 1 साल से फिर उनको इंचार्ज वाइस चांसलर ऐसी जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। सूरत जिले बारडोली करके जो गांव है, उधर उन्होंने एक अच्छा सा सरस्वती शिशु मंदिर बनाया है, जिसमें अभी उन्होंने कहा है कि गुजराती में माध्यम में सिखाया जाता है और अंग्रेजी भी सिखाया जाता है, लेकिन माध्यम गुजराती है। और वो 6 साल विद्या भारती गुजरात प्रांत के अध्यक्ष रह चुके हैं। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विद्यापीठ जो है, उसके विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। 2003 से राजा राय मोहन राय ग्रंथालय समिति जो है, उनके किताब चयन समिति के सदस्य है। also work as a committee member for vice chancellor selection for 8 different universities. उसमें से एक जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश का है, उधर भी वो जो वाइस चांसलर सिलेक्शन कमेटी में वो थे। भाषा संवर्धन समिति के वो सदस्य है। वाचे गुजरात अभियान के वो उन्होंने शुरू किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग जो है, उसके वो सल्लागार है। मातृभाषा गौरव प्रतिष्ठान की उन्होंने स्थापना की है, और उसके अभी फिलहाल उपाध्यक्ष है। संस्कार धाम को विश्वस्त है। आज तक उन्होंने 15 अलग अलग किस्म के किताबें लिखे हैं, जिसमें राष्ट्रनिष्ठा, राष्ट्रभक्ति और संस्कार के बारे में बहुत अच्छी किताबें हैं। और एक अजीब सी बात यह है कि वो बैंक में
और लगभग 22 उन्होंने नौकरी करके उसके बाद ये सब किया है। और बीपीसीएल जो है, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड जो है, उसके वो डायरेक्टर भी है। तो ऐसे इतने सारे क्षेत्र में काम करने वाला आदमी, मैं तो उनको पूछता हूँ कि आपको 24 घंटे से ज्यादा समय मिलता है क्या? क्योंकि इतना अलग अलग क्षेत्र में काम करने का और अच्छे तरह से करने का, मैं तो परेशान हो गया। मैं अभी विनती करता हूँ हरदत भाई को कि अपना संबोधन वो शुरू करे। धन्यवाद। मेरे वेलकम। सभी को नमस्कार। मेरे सम्मुख जितने भी दर्शक हैं या श्रोता हैं और हमारे आयोजक हैं, महानुभाव हैं, इन सभी को वंदन करके मैं मेरी कुछ बात रखता हूँ। देखिए, अभी एक तो बहुत बढ़िया नाम आपका जो छत्र है, शेल्टर जो है, वो शिक्षा शिल्पी है। और शिक्षा शिल्पी, ये नाम ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि शिल्प गढ़ना है, और शिल्प गढ़ने वाले जो शिल्पी हैं, ऐसे सब शिक्षा क्षेत्र में जो काम करने वाले, प्रवृत्त रहने वाले, ऐसे कई शिक्षक अभी आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे लिए आनंद का विषय ये है कि उनके साथ मैं कुछ बात करने वाला हूँ। देखिए, शिक्षक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। किसी भी समाज की नींव वो शिक्षक ही बनाता है। और समाज का परिवर्तन जो है, मैं एक बात बोलता हूँ आपको कि सरकार कभी समाज परिवर्तन नहीं कर सकती, मगर संस्कार ही केवल समाज परिवर्तन कर सकता है। तो संस्कार से यदि समाज परिवर्तन होता है, संस्कार देने वाले कौन होते हैं? तो संस्कार देने वाले हैं माता पिता, परिवार, शिक्षक। ये सब संस्कार के केंद्र हैं। ये शक्ति केंद्र है, स्फूर्ति केंद्र है, संस्कार केंद्र है। तो जो भी शिक्षक हैं, वो शिक्षक का दायित्व बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास पढ़ने वाले बहुत सारे विद्यार्थी जो भविष्य में इस देश के, इस समाज के सूत्रधार बनने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का शिल्प, उनकी कलाकृति उनके मन में आनी चाहिए। तो ये जो बात है बड़ी महत्वपूर्ण है। और शिक्षक के बारे में मैं 3 शब्द कहता हूं कि वो कैसा होना चाहिए, शिक्षक कैसा होना चाहिए। एक है शब्द है शीलवान, चारित्र्यवान होना चाहिए। विनोबा भावे ने भी यही कहा है, और बहुत सारे लोग चिंतक ये कह चुके हैं। एक तो शीलवान होना चाहिए। दूसरा शब्द उसके लिए मैं प्रयोजन करता हूँ, प्रज्ञावान होना चाहिए। और तीसरा शब्द है करुणावान होना चाहिए। उसमें संवेदना होनी चाहिए। तो शीलवान, प्रज्ञावान और करुणावान, ये 3 शब्द यदि हम हमारे दिमाग में ठीक से बिठा देते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धि होगी हमारे शिक्षकों के लिए कि वो अपनी दिशा तय कर पाएंगे। तो शिक्षकों को एक और भी मैं शब्द देना चाहता हूँ, और वो है आचार्य। मैं कभी हमारे हमारे विद्यालय जो है विद्या भारती के, और मैं जिस विद्यालय का मैंने स्थापन किया है बारडोली में, वहां हम शिक्षक शब्द प्रयोजन नहीं करते। वहां हम कहते हैं आचार्य। और आचार्य शब्द से जो अभिप्रेत है वह है आचरण से सिखाना। आचरण से कैसे सिखाना है, तो ये बात उनको ठीक से यदि एक अच्छे श्लोक में बताई जाए, तो मैं एक श्लोक बोलता हूँ। आचारः प्रथमो धर्म, आचारः परमं तप, आचारः परमं ज्ञानम, आचारात् न साध्यते। आचरण की बात इस श्लोक में कही गई है कि देखिए, आचार प्रथम धर्म है। सबसे पहला धर्म है आचरण। आचरण ही परम ज्ञान है, आचरण ही परम तप है। और यदि ये ज्ञान है, तप है, धर्म है, इतनी सारी बातें यदि आचरण से सिखाई जाती हैं, तो हमारा जो शिक्षक है वो आचार्य कहलाना चाहिए। आचार्य हमने उस कह पुकारते हैं, तो एक गरिमा बनती है। शब्द की भी गरिमा होती है, शब्द की भी आभा होती है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी घड़ी गई है।
और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभी बहुत सारी ऐसी बातें समाविष्ट हैं कि जो हमें दिशा बोधक हैं, दिशा देने वाली बातें हैं। अब उसके उसके नाम से ही हमें ये पता चलता है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शब्द को समझने का क्या हम कभी प्रयास करते हैं? हमारे विद्यार्थियों को राष्ट्र क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्रीय क्या होता है, ये सब कभी बताते हैं क्या? हम तो टेक्स्ट बुक पढ़ा देते हैं, पाठ्य पुस्तक पढ़ा देते हैं, और उसमें तो परीक्षा लक्ष्य सब हो जाता है काम। उसमें जो समझ होनी चाहिए, समझ पैदा होना चाहिए, जो भावनाएं पैदा होनी चाहिए अपने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, जो निष्ठा पैदा होनी चाहिए, वो नहीं होती है। इसलिए ये शब्द बहुत ही उचित है। हमने ये समझने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रथम शब्द जो है वो राष्ट्रीय है, और राष्ट्रीय शब्द राष्ट्र और राष्ट्रीयता से संबंधित है। किसी भी राष्ट्र में रहने वाला जन और राष्ट्रहित में सोचने वाला होना चाहिए। ये इसके लिए क्या करना चाहिए, किसका दायित्व है? ये दायित्व है परिवार का भी और शिक्षक का भी। अपने राष्ट्र का इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, इन सब का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को ही इस देश का राष्ट्रीय कहा जा सकता है। अपने राष्ट्र के प्रति यदि गौरव का और समर्पण का भाव है तो ये व्यक्ति इस राष्ट्र के लिए कार्य करने के लिए उद्यत होता है। प्रत्येक बालक में राष्ट्रीयता के संस्कार दो केंद्रों से, दो स्थानों से आते हैं। ये सिंचित करने वाले दो स्थान जो है, दो केंद्र जो है, उनमें एक है परिवार और दूसरा है विद्यालय। परिवार में विद्यालय होना चाहिए और विद्यालय घर जैसा, परिवार जैसा होना चाहिए। घर ही विद्यालय, घर में भी विद्यालय होना चाहिए और विद्यालय घर की तरह आत्मीय संवेदना से, भावनाओं से ओतप्रोत जो है, इस प्रकार का विद्यालय होना चाहिए। परिवार कैसे काम कर सकता है? अपना परिवार जो है वो राष्ट्रीय शब्द के लिए और उसका अर्थ, भाव और मर्म समझाने के लिए, बालक को समझाने के लिए कि क्या काम कर सकते हैं। आज मुझे जो विषय है मेरा, वो प्रारंभिक बाल शिक्षा, क्रियात्मक भूमिका, इस प्रकार का विषय हमने बनाया है, चुना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें जैसे एनईपी में कहा गया है कि आज तक उन्होंने 3 साल के बच्चे को, मतलब जिसको 3 साल पूर्ण हो चुके हैं, 4, 5, 6 साल के 3 साल का जो ग्रुप बनाया है, उसके साथ जोड़ा है कक्षा 1 और 2 को, तो 4 to 8, ये 5 साल का जो प्रथम ब्लॉक है, एनईपी में जो चर्चा हुई है, जो एनईपी में जो ये बात कही गई है, अब ये जो है एनईपी में ये कही गई बात, इसको हम कैसे निखार लाए, उसको हम कैसे शेपिंग करें, उसका शिल्प कैसे बनाए। आज तक ये 3-4 केजी नर्सरी इस शिक्षा के व्याप में नहीं था। वो कोई भी कैसे भी काम कर ले चलेगा, कोई भी बाल वाटिका, शिशु वाटिका खड़ा कर देते थे, और उसका कोई नियंत्रण या उसका कोई सिलेबस, अभ्यासक्रम वगैरह कुछ था नहीं। मगर अब ये होगा। जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, और एनसीईआरटी है, ये सब इसमें लगे हुए हैं, मगर इसमें हमें भी सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, परिवार जो है वो बहुत कुछ कर सकता है। तो बच्चे की नींव परिवार डाल सकता है। एक बहुत अच्छा श्लोक है जो 2200 साल के पूर्व आचार्य चाणक्य ने कहा है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरेत। अब ये श्लोक का अर्थ देखें कि लालन पालन करना है बच्चे का, प्रेम से उसका विकास करना है। 5 वर्ष तक उसको कोई किसी प्रकार का मारना, झूठना और उसको डांटना वगैरह सब करने के बजाय
एक अस्खलित प्रेम धारा में उसको बहाना है। बच्चे का विकास प्रेम से अच्छा हो सकता है, वो काफी समझता है, वो आत्मीय रहता है, माता पिता से जुड़ा रहता है, परिवार से जुड़ा रहता है। 5 साल तक तो उसे विशुद्ध प्रेम की आवश्यकता होती है परिवार की, इसलिए लालयत पंचवर्षाणी ऐसा कहा गया है। दूसरा जो कहा गया है, 10 वर्षाणी ताड़े, उसके बाद के जो 10 वर्ष, 6 साल से लेकर के 15 साल तक, ये जो कालावधि है उसमें ये बच्चे का ताड़न करना है। ताड़न करना यानी मारना नहीं होता, ताड़न करना यानी अनुशासन, ताड़न करना यानी उसको सच्चा झूठा, सत्य और असत्य का भेद समझाना, उसको नीति और अनीति समझाना, उसको धर्म और अधर्म समझाना, ये सब मिलकर के ये ताड़न का भाव है। तो ताड़न ताड़न के लिए क्या है, क्या करना चाहिए, माता पिता ने कितना सतर्क रहना है। देखिए, बच्चे को कुछ न कुछ समझाना आवश्यक होता है, प्रेम से समझाना है, उसको डांटना नहीं है, उसको मारना नहीं है, उसको केवल अच्छी तरह से अनुशासित करना है। और ये उसके पूरे जीवन का आधार बन जाता है। ये समय यदि हमने ठीक से ध्यान में रखा परिवार ने, तो ये उसकी नींव बन सकता है। फिर तीसरे चरण में ये बोलते हैं कि प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरे, कि जब बच्चे की आयु 16 साल की होती है, 16वें वर्ष में जब ये प्रवेश करता है, तो बच्चा, विद्यार्थी, बालक या बालिका, उनका व्यक्तित्व विकसित होता है। उनको ठीक तरीके से अपने एक स्वयं का एक हम का भी जागरूक होना, ये प्रक्रिया शुरू होती है। वो उनका व्यक्तित्व जो है वो निखार लाता है। अब उस समय क्या होता है कि यदि हम डिक्टेशन करेंगे, यदि हम उसको बताएंगे कि ऐसे ही करना है तुम्हें, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि उसका मौलिक चिंतन शुरू हो चुका है, उसको उसके भी अपने कुछ विचार होते हैं। इसलिए माता पिता ने उस समय उसको विश्वास में लेकर के उसके साथ संवाद करना है, चर्चा करना है, मित्र भाव से चर्चा करना है। तो पुत्रम मित्रम समाचरित, पुत्र हो या पुत्री हो, वो मित्रवत व्यवहार उसके साथ 16वें साल से शुरू करना चाहिए। ऐसी एक अच्छी बात इस श्लोक में कही गई है, हमने ये ध्यान में रखना चाहिए। अब परिवार में राष्ट्रीयता कैसे सिखाई जाए, मैं थोड़ी ये बात करता हूँ आपको। मैंने कुछ 10 बिंदु निकाले हैं। परिवार में राष्ट्रीयता, ये क्रियात्मक भाव, क्रिया से, क्रियाकलापों से, प्रवृत्तियों से ये कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत ही अच्छा शब्द है, क्रिया केवलम उत्तरम, ऐसा एक अच्छा सूत्र, क्रिया केवलम उत्तरम। सब कुछ, सभी प्रश्नों का जवाब क्रियात्मकता में है, सभी प्रश्नों का उत्तर क्रिया में है, कृति में है। यदि हम ये नहीं करते तो उसका कोई परिणाम नहीं मिलता है। इसलिए कुछ भी करना है तो क्रिया करनी चाहिए। मगर क्रिया के लिए मैं और 3 शब्द आगे बताऊंगा जो मुझे बहुत अच्छे लगने वाले शब्द हैं। एक है गति, दूसरा है मति, तीसरा है द्रुति और चौथा है कृति। ये 4 शब्द सभी शिक्षक बंधुओं ने, माता पिता ने याद रखने चाहिए। गति, मति, ध्रुति और कृति क्या होता है। एक तो हमने हमारी गतिशीलता निर्माण करनी है, हमने गतिशील बनना है, हमने आगे बढ़ना है, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना है। अब ये जो आगे बढ़ने की जो चाह है, जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, उसके लिए मति भी ठीक होनी चाहिए। हम सही दिशा में गति कर रहे हैं कि नहीं, ये भी हमने देखना है। और तीसरा जो है ध्रुति है, और ध्रुति का अर्थ है धैर्य। ध्रुति माने धैर्य, धीरज, धैर्य से बच्चे के साथ काम लेना है, एक्साइटमेंट से नहीं। बच्चों का विकास जो करना है, उनका अपब्रिंगिंग जो करना है, उनको बड़ा करना है, बड़ा करने की कला है। बच्चे को पल पल पर हम कैसे उसको संवारते हैं, कैसे शिल्प बनाते हैं। अपने शिल्प बनाने वाले को तो देखा होगा, शिल्पी को, आप भी, हम भी सब शिल्पी हैं। शिल्प बनाने वाला एक छोटी सी हथौड़ी रखता है,
छोटी सी छीनी रखता है, ऐसे औजार जो जिससे वो पत्थर को काटता है, संवारता है, उसको आकारित करता है, और जैसा उसके मन में कल्पना है वैसा आकार देते हैं। नाक ठीक से बनाए कि नहीं, उसकी आंख भाववाही बनी है कि नहीं, उसका चेहरा ठीक है कि नहीं, जैसा उसके मन में चित्र होगा वैसा शिल्प वो खंडारित करेगा, आकारित करेगा। अब ये हम भी ऐसे ही शिल्पी हैं, हमारे पास भी प्रेम का ही एक साधन ऐसा है कि जैसे जे कृष्णमूर्ति ने कहा है कि भाई विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में, बराबर सुनिएगा, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक ही बात काम करती है और वो है प्रेम, प्रेम और प्रेम। प्रेम से यदि हम काम लेते हैं तो आत्मीयता बढ़ती है, अंतर अंतर नहीं बनता है विद्यार्थी और उसके बीच में, और भावात्मक एक अधिष्ठान बनता है। इसलिए बच्चों के साथ यदि माता पिता और शिक्षक प्रेम से काम लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब राष्ट्रीय शब्द का अर्थ, भाव और मर्म समझाने के लिए परिवार में क्या कर सकते हैं, उसके लिए 10 बिंदु बोलता हूं। भारत का मानचित्र हमने हमारे घर में प्रदर्शित करना चाहिए। हमारे घर में भारत का मानचित्र ही हमने नहीं रखते हैं। मानचित्र का अर्थ है अखंड भारत रखें, हमारा अभी जो खंडित भारत है उसको भी रखें। बच्चे को पता चलना चाहिए कि पहले ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया और ये ब्रह्मदेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब हमारे एक अभिन्न अंग थे, अब नहीं है। तो ये बच्चों को ये यदि इस प्रकार का मानचित्र भी हम दिखाते हैं तो उसके मन में एक अखंड भारत की कल्पना पनपेगी। ये एक भारत का मानचित्र अपने घर में प्रदर्शित करना। दूसरा जो है वो भारत माता का एक सुंदर चित्र। भारत माता का चित्र एक भले ही वो काल्पनिक हो, भारत माता, मगर वो उसमें एक भारत माता के प्रति हमारा भाव रहता है। एक कभी किसी कोई भी राष्ट्र मदरलैंड नहीं बोलता है, फादरलैंड बोलता है, हम मदरलैंड बोलते हैं। मातृभूमि, पितृभूमि, धर्मभूमि महान, भरत भूमि महान है, महान है, महान। ऐसे ऐसे बड़ी बढ़िया गीत हम गाते हैं, बच्चों को सिखाना चाहिए ऐसे गीत। मैं यदि ये गीत अपनी मैं गीत गायक हूँ इसलिए थोड़ा सा सुना दूं, ये बड़ा अच्छा गीत है। मातृभूमि, पितृभूमि, धर्म भूमि महान, भरत भूमि महान है, महान है, महान। जहाँ विशाल जाह्नवी, सरस्वती व गोमती, कौशिकी, कावेरी, सरयू, ताप्ती, नीरावती, ब्रह्म, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी महान, भरत भूमि महान है, महान है, महान। इस प्रकार से अच्छे अच्छे गीत बच्चों को सुनाएं, इसका बड़ा प्रभाव रहता है। बहुत कम शब्दों में एक बहुत बड़ा बौद्धिक, बहुत बड़ा व्याख्यान, उसका सार संक्षेप में हम दे देते हैं। आपने कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो बात भी सुनी होगी जिन्होंने राष्ट्र पुरुष की कल्पना की है, भारत माता की कल्पना की है। ये इसके थोड़े से शब्द भी आपको मैं झंकृत करने वाले शब्द हैं। हमारा देश यह कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय जिसका मस्तक है, कश्मीर जिसका किरीट है, पंजाब और बंगाल जिसकी 2 विशाल भुजाएं हैं, दिल्ली जिसका दिल है, नर्मदा जिसकी करधनी है। ऐसे कितने सारे वर्णन, बहुत कितना लाइव ये नरेशन है। देखिए बच्चे के मन में क्या हम इस प्रकार के कोई शब्द उसको बचपन में सिखा सकते हैं क्या? ये देखिए, तो घर की दीवारों को, तीसरा बिंदु बोलता हूँ, घर की दीवारों को राष्ट्रभक्तों, संतों, महंतों और भगवंतों के चित्रों से सजाना चाहिए। घर की दीवारें गानी चाहिए, बोलनी चाहिए। घर की दीवारों में एक भी खिल्ली हम नहीं लगाने देते हैं। घर की दीवार बिगड़नी नहीं चाहिए। अरे भाई, घर की दीवार बिगड़ने नहीं चाहिए, मगर हमारा बच्चा भी तो बिगड़ना नहीं चाहिए, उसको भी तो हमने ठीक रखना है। तो जहां भी देखे वो कोई अच्छे वाक्य हो, अच्छे सूत्र हो और अच्छे ऐसे चित्र हो, ये घर में रख सकते हैं, अच्छी तरह रख सकते हैं।
कैसे रखना, ये प्रत्येक घर की अपनी सुविधा और उसकी जो पारंपरिक जो स्थिति होती है उसके आधार पर तय कर सकते हैं। चौथा बिंदु है, हम 250 साल तक अंग्रेजों की गुलामी में रहे, इसलिए अंग्रेजों की गुलामी में हमने जो जो भी कष्ट सहन किए, जो भी आहुतियां दी, जो भी शहीद हुए, हमारे कई सारे शहीद हो गए, हमारे क्रांतिकारी, हमारे देश के कई लोग शहीद हो गए हैं। इन सब की ये स्वतंत्रता प्राप्ति के महायज्ञ में बहुत ही सारा उनका योगदान है, वरना आज हम स्वतंत्रता का सांस नहीं ले सकते थे। स्वतंत्रता की सांस हम लेते हैं, इसका कारण यही है कि ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं और उनके चित्र हमने बताने चाहिए। ऐसे नर नारी रत्नों का परिचय हम अपने बालकों को करा सकते हैं। पांचवा बिंदु है, देशभक्ति के का भाव जगाने वाली पुस्तकों से ग्रंथ मंदिर सजाना। घर में ग्रंथ मंदिर होना चाहिए। अपने घर में मंदिर तो होते हैं, अपने घर में देवी देवताओं का स्थापन करते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, श्री कृष्ण का स्थापन करते हैं, ऐसे बहुत सारे देवी देवता हमारे मंदिर में थे। मगर क्या हमारे घर में ग्रंथ मंदिर है? और ग्रंथ मंदिर में ऐसी पुस्तकें रखे कि जो बच्चों को संस्कार दे सके। पंचतंत्र रखिए, हितोपदेश रखिए और बहुत सारी ऐसी संस्कार देने वाली प्रक्रियाएं रहती है, पुस्तकें रहती हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रसंगों की कथाओं का और पुस्तकें बनती हैं, वो अपने घर में रखिए। चित्रवार्ता, छोटे बच्चों के लिए चित्रवार्ता भी काफी उपयुक्त रहती है, वो भी रखिए। छठा बिंदु है, देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों का। जैसे मैंने अभी आपको एक गीत सुना दिया, छोटी सी झलक दे दी, वैसे गीतों की धुन देशभक्ति के गीत, ऐसे देशभक्ति के गीत हमने हमारे घर में बजते रहने चाहिए। राष्ट्र की, सातवां बिंदु है, राष्ट्र की महान संस्कृति का परिचय कराने वाली कथा वार्ता बालकों को कहना। देखिए, बालकों का विकास 3 माध्यम से बड़ा अच्छा होता है। 3 बहुत प्रबल माध्यम। एक है कथा, दूसरा है खेल और तीसरा है गीत। कथा, वार्ता, खेल और गीत। गुजराती में हम कहते हैं गीत, वार्ता और रमत। तो ये जो है, ये एक कथा वार्ता हमने हमारी महान संस्कृति के उपनिषद है, वेद है, उसमें जो कथाएं आती हैं, ऐसी कथाएं हम सुना करके और हमारे प्राचीन महान गौरव का परिचय उनको कराना चाहिए। फिर हम 8वां बिंदु देखें, हमारे ऋषि विज्ञानियों ने कई वैज्ञानिक आविष्कार किए हैं और उनका परिचय कराना चाहिए। जैसे हम हमारे बच्चों को क्या आजकल शिक्षा में क्या कहा जाता है, क्या सिखाया जाता है कि भाई गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किसने किया? तो बच्चे कहेंगे न्यूटन, कोई भी कहेगा न्यूटन। भाई ठीक है, न्यूटन 17वीं सदी में हुआ, 1671 में हुआ, मगर उसके पहले कई लोगों, हमारे कई विज्ञानी थे, कई ऋषि मुनि थे जो जानते थे कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। अब जैसे 1114 में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे भास्कराचार्य जी, भास्कराचार्य नाम के ऋषि, और उन्होंने एक 1150 में एक पुस्तक लिखी है, सिद्धांत शिरोमणि। उसमें गोलाध्याय नाम का एक प्रकरण है। तो गोलाध्याय नाम के प्रकरण में उन्होंने ये आकृष्टि च मही अयायत, इस प्रकार का बड़ा अच्छा श्लोक बना करके केवल 4 पंक्ति का श्लोक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत समझा देता है। तो ये 1150 जल्दी है या 1671? हम हमारे बच्चों को सही इतिहास नहीं सिखाते, सही इतिहास नहीं पढ़ाते। अब देखिए, हम कहते हैं कि विमान का आविष्कार किसने किया, तो तुरंत बच्चे जवाब देंगे कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने उसका आविष्कार किया। मगर ये भी सही नहीं है। उसके पहले हमारे यहाँ विमान का शास्त्र तो कितना पुराना है, हम सब जानते हैं। रामायण के काल में भी विमान था। अब उतना पुराना नहीं देखे तो 8000 साल के पहले भरद्वाज ऋषि ने विमान संहिता, बृहद विमान संहिता नाम का ग्रंथ लिखा। बड़ा अच्छा ग्रंथ है, मेरे पास तो है वो।
अब ये जो है ग्रंथ, उसमें कई विमानों का जिक्र किया गया है, कई विमानों की चर्चा है। 400 प्रकार के विमान बनाने की बात उसमें कही गई है। 30 जितने तो मार्गदर्शक बिंदु है कि पायलट ने विमान कैसे चलाना चाहिए। अब इतना सारा हमारे पास वैभव है, ज्ञान वैभव है, मगर हम हमारे बच्चों को ये बताते नहीं। कणाद की चर्चा कीजिए, जिसने अणु परमाणु का आविष्कार किया, वैशेषिक दर्शन दिया। चरक की बात कीजिए, सुश्रुत की बात कीजिए। ऐसे सब ऋषि मुनियों का परिचय, जिन्होंने विज्ञान खोजा है, विज्ञान का बेस बनाया है। शून्य का आविष्कार हमारे देश ने किया, मगर हम बताते नहीं। अब ऐसे कई वैज्ञानिकों का आविष्कार हमने बच्चों को बचपन में उनकी बातें कहनी चाहिए, उनके चित्र दिखाने चाहिए, परिचय कराना चाहिए। 9वीं एक बात है, राष्ट्र के प्रश्नों की चर्चा अपनी गृह सभा में करनी चाहिए। राष्ट्र के भी प्रश्न रहते हैं, जैसे घर के प्रश्न रहते हैं, परिवार के प्रश्न रहते हैं, समाज के प्रश्न रहते हैं, राष्ट्र के भी प्रश्न। राष्ट्र के प्रश्नों को कैसे सुलझाना, कैसे देखना, उसका दृष्टिकोण क्या हो, ये हमने हमारे बच्चों को समझाना चाहिए। तो ये गृह सभा में प्रतिदिन ऐसी चर्चा करनी चाहिए। केवल अखबार पढ़ के और कोई मैगजीन पढ़ के छोड़ नहीं देना है। और बच्चों के साथ एक संवाद की भी एक बड़ी अच्छी घटना हमारे घर में घटनी चाहिए। परिवार यदि चर्चा में, संवाद में मानता है, तो संवादिता बनी रहेगी, हार्मोनी बनी रहेगी। संवाद से ही संवादिता पैदा होगी, ये हमने याद रखना है। एक 10वां बिंदु है राष्ट्रीयता के लिए। हमारे सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को बालक के मन में परिवार के जनों ने अपने सहज व्यवहार से, स्वाभाविक व्यवहार से उसको प्रतिष्ठित करना चाहिए। क्या हम परिवार में ऐसा बोलते हैं? कभी बच्चों को ऐसा सिखाते हैं कि मातृदेवो भव? कितने 3 शब्द, 2 या 3 साल का बच्चा भी ये बोल सकता है धीरे धीरे। जैसे ही उसकी वाणी प्रारंभ होती है, वो बोलना शुरू करता है, ऐसे कुछ सूत्र उसके ध्यान में लाने चाहिए, उसको बोलना सिखाना चाहिए। जैसे मातृदेवो भव है, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। और भी कई सूत्र हैं जो हम कह सकते हैं कि विद्या विनय न शोभते। ये सब ऐसी कई बातें हम बच्चों के साथ कह सकते हैं। एक अच्छा वाक्य है जो हमने राष्ट्रीयता के संदर्भ में सिखाना चाहिए बच्चों को, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या। ये भूमि हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ये बात यदि हम हमारे बच्चों को भी बताएं, तो एक माता और पुत्र का, केवल जन्मदात्री माता ही माता कहलाती नहीं है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि जहां से मेरा पोषण होता है, अन्न फल फूल जहां से मिलता है, जहां से जल मिलता है, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी माँ है, हम सब की माता है। ये बात भी यदि हम हमारे बच्चों को सिखाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, शिक्षक के लिए भी, जैसे परिवार की मैंने बात की कि परिवार में वातावरण बनना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए वातावरण का बहुत ही बड़ा असर होता है। उसके संस्कारों में 3 प्रकार के संस्कार होते हैं प्रत्येक मनुष्य में। एक है पूर्व जन्म के संस्कार। बच्चा खाली नहीं आता, पैदा होता है तब वो कुछ लेकर के आता है, अपना पाथे लेकर के जन्म लेता है। उसके पूर्व जन्म के संस्कार, संचित किए हुए संस्कार वो साथ में लेकर के आ रहा है, पूर्व जन्म के संस्कार हैं। और उसके साथ वो उसके आनुवंशिक संस्कार, माता पिता के जीन्स से, उनके गुणसूत्रों से, उनके जनिक जो बायोजेनिक जो जिसे बोलते हैं, उनके शरीर के कारण जो जन्म लेता है बच्चा, तो ये आनुवंशिक संस्कार भी महत्वपूर्ण क्रियात्मक भूमिका वो अदा करते हैं। तीसरे जो संस्कार हैं वो वातावरण के संस्कार। तो पूर्व जन्म के संस्कार, आनुवंशिक संस्कार और वातावरण के संस्कार, इन सबका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है।
एक बड़ा अच्छा वाक्य मुझे कहने का मन होता है कि खेडूत कण उगाता है, एक कण बीज बोता है, कण उगाता है, बहुत सारा अनाज अन्न को पकाता है। मगर शिक्षक क्या करता है? शिक्षक क्षण उगाता है। किसान कण उगाता है और शिक्षक क्षण उगाता है। शिक्षक का काम ज्ञान देने का नहीं है, ज्ञान की भूख जगाना है। कई लोगों ने कहा है कि कोई किसी को सिखा नहीं सकता, जैसे महर्षि अरविंद ने भी यही कहा कि कोई किसी को ज्ञान नहीं दे सकता, ज्ञान लेने वाली बात है। तो हाउ टू रिसीव इट, कैसे ज्ञान का उपार्जन करना, ये बच्चों को सिखा देना, तो लर्निंग प्रोसेस में डालना है। टीचिंग प्रोसेस हम आजकल बहुत करते हैं, हम लर्निंग प्रोसेस नहीं करते। देखिए, एक गुजराती में बहुत अच्छा वाक्य है, रास्ता में जो बैंड हो गया है, जो विनम्र हो चुका है, ऐसा एक वृक्ष को देख करके एक निर्दोष बालक ने कहा, क्यों तूने भी आज अंगूठे पकड़े हैं पैर के? तूने आज लेसन नहीं किया था, होमवर्क नहीं किया था, गृह कार्य नहीं किया था? तो देखिए बच्चे के मन में कितना विशिष्ट प्रकार का भाव जन्मा कि विद्यालय में ऐसी शिक्षा होती है, और शायद वृक्ष ने भी अपना गृह कार्य नहीं किया है, इसलिए उसने भी पैर पकड़े हैं। तो ऐसी भी कई सारी बातें होती हैं। गुरु का जो कंठ है, शिक्षक का जो कंठ है, उसकी जो वाणी है, वह शिष्य के लिए वैकुंठ होता है। गुरु का मुख यह शिष्य का सुख होता है। शिक्षक परिवर्तन का वाहक होता है। शिक्षक परिवर्तन का वाहक होता है, मगर हमारे शिक्षकों के मन में ये कल्पना भी होनी चाहिए कि हमने बच्चे कैसे निर्माण करने हैं, विद्यार्थी हमें भावी मनुष्य कैसे निर्माण करना है। तो हमारा विद्यार्थी कैसा हो, उसके लिए मैं 4 छोटे छोटे सूत्र कहता हूँ। जिसके शरीर में शक्ति हो, जिसके हृदय में भक्ति हो, जिसकी वृत्ति में विजय हो, और जिसके स्वभाव में अनुशासन हो। शरीर में शक्ति, हृदय में भक्ति, वृत्ति में विजय, और शिक्षा में स्वभाव में अनुशासन। इस प्रकार का क्या अभी हम उसके मन में आविर्भाव करते हैं? ये यदि हम कर पाते हैं तो हम अच्छे शिक्षक हैं। शिक्षकों ने तो बहुत सारा अपना चिंतन मनन इस दिशा में करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है मनुष्य निर्माण, श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण करना है। हमें केवल परीक्षार्थी का निर्माण नहीं करना, केवल विद्यार्थी का निर्माण नहीं करना है। एक 3 वाक्य मैंने एक मेरे आर्टिकल में लिखा है गुजराती में। नजर तो बधाने छे, दृष्टि कोई कोई ने छे। दृष्टि तो सबके पास होती है, देख तो सब सकते हैं, मगर देखना और दृष्टिवंत काम करना, दृष्टि से काम करना, कोई दिशा निर्धारित करके काम करना, ये सब में नहीं होता। स्कूल तो बहुत है, शाला विद्यालय तो बहुत है, मगर विद्यालय तो कभी कभी कोई ही होता है। तो सच्चे अर्थ में विद्या विनयन शोभते सा विद्याया विमुक्त है, इसका अर्थ समझाने वाली और मर्म समझाने वाली बातें कह सकता है। शिक्षक तो बहुत है, आचार्य कम है। तो क्या हम इस प्रकार की बात कर सकते हैं विद्यार्थियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ? और शिक्षक जो है वो एक प्रकार से शिल्पी ही है, और उसने क्या क्या, कोई भी विषय का शिक्षक हो, उसने 3 बातें बच्चों के मन में स्थापित करनी चाहिए। एक, मातृभाषा में शिक्षा, और वैसे कोई अंग्रेजी का विषय का भी शिक्षक हो सकता है, मगर उसकी मातृभाषा तो चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, जो भी हो, मगर मातृभाषा भी उसकी ठीक होनी चाहिए। और बच्चों को भी मातृभाषा ठीक आनी चाहिए। एनईपी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, मातृभाषा की बहुत ही गुणगान किए गए हैं, और आग्रह किया गया है कि 5 कक्षा तक, ग्रेड 5 तक मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। अब हम हमारी मातृभाषा को ही ठीक नहीं समझते हैं, अच्छी तरह से लिख नहीं पाते हैं,
क्योंकि आजकल यंत्र आ गए ना, कंप्यूटर आ गए, मोबाइल आ गए, कंप्यूटर आ गए, तो ये इन सब के कारण अंगुलियां काम करती है, मगर मस्तिष्क मस्तिष्क सोचना और लिखना ये सब काम हमने छोड़ दिया। हमने बच्चों को अच्छी तरह लिखना पढ़ना ये सब सिखाना चाहिए। शुद्ध लेखन, भाषा का शुद्ध लेखन भी हमने कराना ये सिखाना चाहिए। हमारे देश का भव्य इतिहास है। अब इतिहास हम यदि नहीं सिखाते हैं शिक्षक तो क्या करेंगे? इतिहास भी सिखाना है। मैंने जैसा कहा कि ये इतने हमारे ऋषि विज्ञानी हो गए हैं, और ऋषि विज्ञानी के बारे में बताना ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण इतिहास है। हमारे महान शौर्यवान धैर्यवान जो पराक्रमी हो गए, शूरवीर नर नारी रत्न हो गए, उसके बारे में हमने बताना है। इतिहास की एक बड़ी अच्छी परिभाषा है, मैं आपको अभी भी इतिहास की भी छोटी सी परिभाषा बोलता हूँ। इतिहास, हाँ सचमुच में ऐसा था, सो इंडीड इट वॉज। अब इतिहास जो है सच्चा परिप्रेक्ष्य में, सच्चे परिप्रेक्ष्य में यदि हम इतिहास पढ़ाते हैं, हमारे देश का गौरवपूर्ण इतिहास, गरिमायुक्त इतिहास यदि हम पढ़ाते हैं, तो बच्चे के मन में हमारे देश के प्रति एक अहोभाव पैदा हो, एक अच्छा भाव पैदा हो। हम महान देश के धनी हैं, महान वैभव के धनी हैं, ऐसा बच्चे के मन में ये हीन भाव पैदा करना आवश्यक नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है कि अकबर महान था, औरंगजेब महान था, इनके और कई अंग्रेज अमलदारों के नाम लेकर के और उनकी कथाएं बताते रहना, ये इसमें महानता नहीं है, महानता कभी पैदा नहीं होगी। क्या हम जैसे एक बात मैंने कही मातृभाषा की, दूसरी बात है इतिहास की, और तीसरी बात है राष्ट्रीयता की। देश के बारे में देशभक्ति जगे इस प्रकार के उपक्रम परिवार ने और शिक्षक ने दोनों ने ही करने चाहिए। विज्ञान के बारे में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण घर में भी हम निर्माण कर सकते हैं और शिक्षक भी निर्माण कर सकते हैं। विज्ञान तो कदम कदम पर होता है, कदम कदम। जैसे एक मैं छोटा सा उदाहरण दूं आपको कि मान लो घर में हम बच्चे को बताते हैं कि ये देखिए दीवार पर इस प्रकार से लिखो, तो जो पेन है उसकी जो नीब है, पेन की जो नोक है लिखने वाली जगह, तो वो ऊपर जाएगी, तो कुछ देर तो एक दो शब्द तो लिख पाएंगे मगर बाकी लिख नहीं पाएंगे। तो उस समय व्यावहारिक रूप से हम बता सकते हैं कि ये क्यों नहीं लिखा, क्यों लिखा नहीं गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण का नियम इसमें है। तो कदम कदम पर विज्ञान है, ये हम बच्चे को किसी न किसी तरीके से बता सकते हैं। ऐसा दूसरा उदाहरण मैं दूं, माता जब रोटी बनाती है और चूल्हे पर रोटी रख के सेकती है तो फूलती है। बच्चे को कभी दिखाया है आपने ये रोटी फूलती क्यों है, उसका वैज्ञानिक कारण क्या है? तो जो आटा है जो गूंदा जाता है रोटी के लिए, जो उसकी पूर्व भूमिका बनती है, उसमें पानी है, पानी का अंश है, और पानी का अंश जब उसको गर्मी मिलती है तो फूलता है, और उसकी भाप जो है, उसकी जो स्टीम है वो उसके अंदर फैल जाती है, तो ये फूलती है। अब ये इस प्रकार से कुछ बताना, ऐसी बातें बताना कदम कदम पर उच्चारण बताना, पदार्थ विज्ञान बताना, भौतिक विज्ञान बताना, रासायनिक विज्ञान बताना, रसायन विज्ञान बताना। हम नमक खाते हैं मगर NaCl के बारे में चर्चा नहीं करते। तो ऐसी भी कुछ बातें, H2O क्या है और उसमें 2 वायु हैं, तो इस प्रकार की बातें भी हम सहज रूप से बच्चों के साथ कह सकते हैं। एक और बात करनी चाहिए हमारे परिवार ने भी और शिक्षकों ने, दोनों ने, और ये है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान जो है वो एक बहुत बड़ा आयाम है और इतना बड़ा व्यापक ब्रह्मांड है जिसकी कोई सीमा हमें पता नहीं है, और ये असीम है हमारा ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड असीम है, कितनी सारी गैलेक्सीज इसमें हैं और कितने सारे पदार्थ उसमें हैं, कितने सारे तारा नक्षत्र ये सब उसमें हैं। ये इन सब का परिचय कैसे कराएंगे? क्या हम कभी रात को अपने टेरेस पर जाकर के बच्चों को आकाश दर्शन कराते हैं? कराइए, वो भी कराइए, दूरबीन से दिखाइए कि ये ध्रुव का तारा है और ये रोहिणी नक्षत्र है, ये मेष
राशि है, ये इस प्रकार से कुछ न कुछ बताते रहिए, तो उसके ऊपर ये बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा कि ये तो बहुत बड़ा विशाल ब्रह्मांड है और हम उसमें एक छोटा सा कण है, छोटा सा अंश है उसका। स्टार, जो अपने सप्तर्षि बोलते हैं ना, सप्तर्षि, सप्तर्षि का की आकृति दिखा करके 7 ऋषियों का परिचय भी कर सकते हैं। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने घर में कर सकते हैं। वनस्पति के विज्ञान के बारे में भी कर सकते हैं। हम हमारी प्रकृति के समीप में बच्चों को ले जाएं। देखिए, बच्चों को क्लासरूम में, वर्गखंड में बांध कर रखना ये अच्छी बात नहीं है। आजकल 5 स्टार स्कूल हो गई है, जिसमें एयर कंडीशनर रहते हैं, सब पूरी सारी व्यवस्था रहती है, डिजिटल फलक रहते हैं, बोर्ड रहते हैं। मगर उससे जो बच्चा सीखता है, उसके बजाय उसको आप जंगल में ले जाइए, वन में ले जाइए, उसको लाइब्रेरीज में ले जाइए, नदी पर्वत के पास ले जाइए और उसको परिचय दीजिए कि हाँ, हमारी गंगा नदी जो है उसके कई नाम हैं। जाह्नवी कहते हैं, कभी भगीरथी भागीरथी कहते हैं, कहाँ कहीं पर अलकनंदा कहते हैं। तो ये सब नाम कैसे बने हैं? हमारे देश के तीर्थ क्या है? हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंग है, तो वो कहाँ कहाँ पर है? हमारे मानचित्र में कभी बताया है क्या आपने कि हमारे इतने ज्योतिर्लिंग है और हमारे 52 शक्तिपीठ हैं? 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, ये सब बातें हमने हमारे बच्चों को और इस प्रकार से कहनी चाहिए कि जो उनके मन में ठीक से बैठ जाए। और एक बात, हम हमारे परिवार में और विद्यालय में, दोनों स्थानों पर ये कर सकते हैं कि हम सप्ताह में एक श्लोक अच्छा बच्चों को कंठस्थ करा सकते हैं। अच्छा श्लोक कंठस्थ कराइए, ये उसकी नींव बन जाएगी, ये उसके संस्कार का और जीवन मूल्यों का पाथेय बन जाएगा। अब जैसे एक श्लोक है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। कितना अच्छा श्लोक है, देखिए। आकाश, इसका अर्थ क्या है? आकाशात पतितम तोयम, तोयम का अर्थ है पानी, जल। जैसे आकाश से जो पानी गिरता है, जल जो गिरता है, वो कहाँ उसका प्रवाह किस तरफ बहता है? तो समुद्र की ओर। यथा गच्छति सागरम, जैसे पानी सागर की ओर बहता है, वैसे ही किसी भी देव को किया हुआ प्रणाम, किसी भी देव को किया हुआ वंदन, नमस्कार, ये पहुंचता है अल्टीमेटली एक जो परम तत्व है, परम शक्ति जो है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये पूरा जो ब्रह्मांड, परम तत्व परमेश्वरी जो है, उसने जो किया है, जो रचना की है, वहां हमारे नमस्कार पहुंचते हैं। अब कितनी बड़ी बात कही। हमें बिन सांप्रदायिकता की बात नहीं करनी पड़ेगी और सर्वधर्म समभाव की भी बात नहीं करनी पड़ेगी। आपो आप यह जीवन मूल्य अपने आप ये बच्चे के मन में स्थापित होगा। एक दूसरा अच्छा श्लोक मैं बोलता हूँ, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ। अर्थ क्या है? एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र नहीं बन सकता है, और एक भी वनस्पति ऐसी नहीं है जो औषधि नहीं बन सकती। एक भी व्यक्ति निकम्मी नहीं है, अयोग्य नहीं है, अयोग्य पुरुषो नास्ति, एक भी पुरुष, एक भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, निकम्मी नहीं है। सब में कोई ना कोई तो विशेषता रहती है। अब ये विशेषताओं को परखने के लिए एप्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके माता पिता ने ही ये उपक्रम शुरू कर देना चाहिए, शिक्षक ने भी उपक्रम शुरू करना चाहिए, और ये उसकी रुचि प्रकृति किस विषय में है, वो क्या पढ़ना चाहिए, उसका लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, ये हमने जजमेंट लेना चाहिए। हम तो ऐसा करते नहीं। हम तो क्या है, सिलेबस, निश्चित किया हुआ सिलेबस, ये हमने पढ़ना चाहिए और हमने सभी विषयों में अच्छे मार्क लाना है। अरे भाई, मार्क जो है हमने केवल गुण आधारित रहना है या गुणात्मक आधारित रहना है? हमें गुणवान बनना है या गुण वाले बनना है? अच्छे मार्क आ जाए, अच्छी मार्कशीट बन जाए, वह पर्याप्त नहीं है। तो ये ऐसे बहुत सारे विषय हैं, ये तो बड़ा व्यापक विषय है।
तो प्रारंभिक बाल शिक्षा में यदि हम ये सब करते हैं, घर में, परिवार में और शिक्षकों के साथ सम्मुख, शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में, तो बच्चा एक अच्छा मनुष्य बन पाएगा, और अच्छा मनुष्य, अच्छा संस्कारवान, चरित्रवान मनुष्य बनेगा तो उसके विकास के 5 आयाम बोल करके मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। विकास के बड़े अच्छे 5 आयाम हैं। एक है ज्ञानात्मक विकास, एक है चरित्रात्मक विकास, एक है कौशलात्मक विकास, और एक है सर्जनात्मक विकास, और एक 5वां है ज्ञानात्मक। इस प्रकार के 5 विकास है। ये 5 विकासों की और 5 आयाम जो है वो पंचकोशात्मक ज्ञान से 5 कोश को जो है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इस प्रकार की यदि पद्धति हम अपनाते हैं तो शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा, पांचों 5 जो भगवान ने हमें भेंट दी है, जो हमें जिन 5 बातों से अभिषिक्त किया है, इन पांचों बातों को, पांचों अंगों को हम विकसित कर पाएंगे, बच्चों का पूर्ण विकास कर पाएंगे। सर्वांगीण विकास ही हमारा लक्ष्य है। श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण करना यही हमारा लक्ष्य है, और उसमें ज्ञान और विज्ञान, इतिहास, और हमारा देश जो वैभव संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, हमारे पास जो समृद्धि है, और उस समृद्धि से उसको ठीक ठाक, ठीक से उसको गढ़ना है। इस प्रकार से हम हमारे बच्चों को तैयार कर सकते हैं। आज मुझे डॉक्टर अजय महाजन जी ने जो निमंत्रण दिया है इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में 10वें दिन, और शिक्षा शिल्पी में मुझे शिक्षकों से कुछ बात करने का अवकाश, मौका दिया है, इसके लिए मैं अजय महाजन जी का और शिक्षा शिल्पी के सभी लोगों का, सभी आयोजकों का मैं आभारी हूँ, उपकृत हूँ, और सबको वंदन करके मेरी बात पूर्ण करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा आज हमें पता चला कि हाउ वी कैन हैव द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन in our education system, and you have thrown very good light on this national education policy also. Sir, we have some questions from our teacher participant. Yes, sure. Yeah. How teachers can bring honesty among students when whole system around us is full of selfish and corrupt practices? बहुत अच्छा प्रश्न। प्रश्न बहुत ही आवश्यक है, उचित भी है। और ऐसा है कि मैंने कहा कि बच्चे के ऊपर वातावरण का बहुत प्रभाव होता है। मैंने गुजराती में 3-4 वाक्य बनाए हैं, वो मैं बोलता हूँ, उसका अर्थ समझा दूंगा। बालक ने पैसो नहीं प्रेम જોઈએ છે। समझ में आ जाए ऐसी बात है। बालक ने पैसो नहीं જોઈતો, प्रेम જોઈએ છે। उसको संपत्ति नहीं, उसको समय चाहिए, माता पिता का समय चाहिए। बच्चे को पैसा नहीं चाहिए, उसको तो प्रेम चाहिए। और बच्चा जो है वो शब्दों से नहीं समझता, वो उपदेश से नहीं समझता, उसको उपदेश नहीं, उसको आचरण चाहिए। क्या हम आचरण से सिखा सकते हैं? किसी भी बच्चे को हम सिखाना है, कोई भी बात सिखाना है, तो हम अपने आचरण से सिखा सकते हैं। और ये चारों ओर जब ये अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, डिसऑनेस्टी दिखती है, अप्रामाणिकता दिखती है, उस ऐसे वातावरण में यदि उसको एक छोटा सा दिया भी स्पर्श कर जाए, छोटी सी ज्योत उसके दिल को स्पर्श कर जाए, मगर वो कैसे स्पर्श करेगी? शिक्षक के व्यवहार से, माता पिता के व्यवहार से। और यही एक आदर्श उपाय है कि डोंट कर्स द डार्कनेस, लाइट ए लैम्प, ऐसा एक बहुत अच्छा वाक्य। डोंट कर्स द, ये हम हमारे चारों ओर अव्यवस्था है और डिसऑनेस्टी है, और ऐसी बात करने के बजाय हम खुद क्यों नहीं कर सकते? व्हाई कैंट वी स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्व्स? तो ये हमने अपने से शुरू करना है, तो बच्चे को ये दिल में छू जाएगा और बड़ा अच्छा परिणाम मिलेगा। Good. Thank you, sir. Now another question is, on one hand, ban on child labor, and on other hand,
dignity for labor, which is the more important and how it can be implemented. एक बार फिर से प्रश्न सुनाएंगे? हाँ, प्रश्न ये है सर कि on one hand, on child labor, and on other hand, dignity for labor, which is very important, more important, and how it can be implemented. देखिए, चाइल्ड लेबर और डिग्निटी ऑन लेबर, ऐसे दो शब्दों का प्रयोग किया है। और मैं मानता हूं कि बच्चों को बचपन से ही 4 शब्दों को ठीक से समझाना चाहिए। एक है शक्ति, दूसरा है श्रम, तीसरा है संयम और चौथा है संस्कार। चारों स से शुरू होते हैं। देखिए, शक्ति है, शक्ति का उपार्जन करना है, बलम पासे। दूसरा है श्रम, तीसरा है संयम और चौथा है संस्कार। अब ये जो है श्रम करना कोई ऐसी गलत बात नहीं है। अब आजकल अब हमारे बच्चों को थोड़ा सा भी हम कमरा साफ करने के लिए कहते हैं तो हमारे ऊपर, शिक्षकों के ऊपर कोई कोर्ट केस कर देता है, कोई झगड़ा करता है, परेशानी खड़ा कर देता है। अगर ये श्रम है, बच्चों को सिखाना है। देखिए, जवाहर नव विद्यालय और कई जो गांधी जी या विनोबा जी की जो संस्थाएं हैं, लोक भारती संस्था है गुजरात में, ऐसी सब संस्थाओं में कृषि करना सिखाया जाता है। अपना कमरा हमने अपने खुद साफ करना है, ये सब सिखाया जाता है। तो अपना काम करने में ये परेशानी क्यों खड़ी करना चाहिए? अपना काम करने में यदि आप स्वावलंबी नहीं बनते, आत्मनिर्भर नहीं बनते हैं, तो हम कभी अब होता क्या है कि घर में तो जैसे बच्चा उठता है तो अपना जो बिछाना है, उठना है, वो सब ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। उसको ये कैसे संवारना, ठीक करके रख देना, वो भी नहीं सिखाया जाता। तो ऐसे कई संस्कार हमने करने पड़ेंगे। ये श्रम में डिग्निटी है, ये स्थापित करना पड़ेगा कि श्रम ये हमारी एक महत्वपूर्ण एक अंग है जीवन का, और ये इसमें कोई नानप नहीं है, छोटापन नहीं है, इसमें कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत ही महान बात है। ये हमारे जीवन में अपने आप सब काम करना सीखना चाहिए, आना चाहिए। इवन घर में रसोई भी बनाना आना चाहिए बच्चों को। केवल बालिका को ही खाना पकाना आने ऐसा नहीं होता, बच्चों ने भी सीखना चाहिए। तो बालिका शिक्षा और बच्चों की, बालकों की शिक्षा, इन दोनों में ये श्रम का आविर्भाव करना आवश्यक लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज जी सवाईकर एक हमारे यहाँ कोर कमेटी के मेंबर है, शिक्षा शिल्पी का जो नेशनल कोर कमेटी है। Manoj ji Savaikar is one of our core committee member. Now he will have some questions. Yes, Manoj ji, Manoj ji. आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मनोज जी, आपकी आवाज नहीं आती। You are not audible, sir. Can you hear me? हाँ, Yes. right. Hello. हाँ जी, अभी सुन रही है। Yes. So there is a question from T.N. Sridhar ji that Yes. learning all subjects for knowledge, but why can't we have a period in patriotism? जैसे आपने बहुत बातें मातृभाषा, इतिहास, राष्ट्रीयता के बारे में की, तो किस तरह से ये पेट्रियोटिज्म अवेयरनेस अपने स्कूल में हम इंकलकेट कर सकते हैं, पीरियड में इंकलकेट कर सकते हैं? इस तरह का क्वेश्चन ये टी.एन. श्रीधर जी पूछते हैं। मैं श्रीधर जी से और आप सबसे कहना चाहूंगा कि ऐसा होता है कि जब कोई सिलेबस बन जाता है, जब कोई एक अभ्यासक्रम के रूप में जब उसकी परीक्षा ली जाती है, तब वो टेंशन हो जाता है बच्चों के लिए। फिर वो परीक्षा लक्ष्य ही बन जाता है। फिर वो
साक्षात्कार आविष्कार करने का मन उसमें नहीं रहता। तो उसको परीक्षा के साथ नहीं जोड़ना, सिलेबस के साथ नहीं जोड़ना, मगर स्वाभाविक रूप से प्रत्येक पीरियड में कुछ ऐसी छोटी सी कहानी हम कह सकते हैं, शिक्षक जाकर के 2-5 मिनट बात कर सकता है कि चलो भाई आज मैं आपको एक राम प्रसाद बिस्मिल की अच्छी बातें बताता हूँ, एक छोटी सी घटना है 2-5 मिनट। ऐसा हम नहीं कर सकते क्या? हम एक अच्छा सा देशभक्ति का श्लोक हम नहीं कह सकते? देखिए शिक्षक जो है वो सब कुछ कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं इसमें कोट करना चाहूंगा कि वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, इट कैन बी कॉट ओनली। वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, इट कैन बी कॉट। मतलब वो ग्रहण ही कर सकते हैं, वैल्यूज सिखाई नहीं जाती। वैसे ही देशभक्ति सिखाई नहीं जाती। देशभक्ति जो है उसको पीरियड में मत डालिए, देशभक्ति का अभ्यासक्रम मत बनाइए, मगर देशभक्ति को सहज रूप से, हाँ शिक्षकों के बीच में ये चर्चा अवश्य करनी चाहिए। जब स्टाफ रूम में हम बैठते हैं तो प्रधानाचार्य जो है या प्रिंसिपल जो है वो शिक्षकों से इस प्रकार की बातें करें कि भी इसको कैसे इनकलकेट किया जाए, कैसे उसको अंदर परिष्कृत किया जाए। इस प्रकार की बातें शिक्षकों ने सहज रूप से डिलीवर करनी चाहिए। कभी कोई गीत सुना दिया, जैसे मैंने आज सुना दिया आपको, वैसे गीत सुना सकते हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है मन है और प्राण है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। प्रकार से शिक्षक को कुछ ऐसे क्षणों का उपयोग कर लेना चाहिए अपने अपना विषय शुरू करने के पूर्व। तो ये विषय में प्रवेश करने के पूर्व ये बना भी लेगा, सबके साथ संयोजन हो जाएगा अच्छा विद्यार्थियों के साथ, और उसका विषय भी अच्छा चलेगा, एक अच्छा परिणाम ले सकते हैं। बहुत सही कहा सर आपने। और इसमें अपने एक शिक्षक शुभंकर चटर्जी ने एक बात कही है कि सब में टीचर शुड बी अ रोल मॉडल एंड नॉट टू बी जस्ट अ टीचर इन द क्लास। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब जैसे मैं पढ़ा हूँ तो मैं तो अभी 70 साल का, 70 ईयर ओल्ड, मगर मुझे जब मैं पढ़ता था तो मुझे 5-6 साल का था तब बिजू भाई करके हमारे बाल वाटिका के शिशु विद्यालय के प्रिंसिपल थे, वो मुझे अभी भी याद है। वैसे मेरे शिक्षक भी कई याद है मुझे। तो ये शिक्षक जब याद होता है, और जब विद्यार्थी बड़ा होने पर भी जब शिक्षक को प्रणाम करने के लिए जाता है तो वो शिक्षक की मूर्ति बन जाती है, एसेट है। तो विद्यार्थी इज द एसेट ऑफ शिक्षक। यस मनोज जी। हाँ, मुझे लगता है अभी तो हमारा वक्त खत्म होने जा रहा है, तो अगले प्रश्न तो आगे हम लेंगे और बाद में रखेंगे। धन्यवाद सर, आपने बहुत बहुत बड़ी बातें एक छोटे छोटे बातों में रख के हमारे सामने रखी हैं। जरूर हम उसका लाभ उठाएंगे। हमारे जीवन में जो आदर्श निर्माण करने हैं टीचर के नाते, उसके लिए ये प्रयास बहुत बड़ा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच फॉर फ्लोरिंग योर आइडियाज एंड on this Shiksha Shilpi dais. So I warm have a thank with you. So thank you very much. On behalf of Shiksha Shilpi, we are very much thankful for your kind words and kind cooperation for the Shiksha Shilpi team. Okay, thank you sir. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने मेरे ख्याल से समय का ध्यान रखते हुए मेरी बात की। बिल्कुल बिल्कुल। अभी समय तो मेरा पूर्ण हो चुका है। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। अभी हमारा दूसरे स्पीकर यहाँ पे है। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर पीके जोशी सर। हाँ नमस्कार। Because of some technical difficulties, we don't have a lecture of Dr. Vijayan, who is the NPL scientist. Because of some internet connection and the things which are not very much accessible to him,
Instead of his lecture, I request Dr. P.K. Joshi, who is the very well educationalist and a core committee member of Shiksha Shilpi, to deliver a talk on the playing with numbers. Okay, right, sir? So, Yes. P.K. Joshi sir is playing with the numbers. Now I ask him to start his game before our audience. Welcome, sir. Thank you. Actually, the topic is how to handle numbers, not play Okay, numbers. okay, okay. Okay, so that's fine. It's very close. So today's talk is going to be extremely simple. Okay, and as science teachers and maths teachers, at different times we encounter numbers. What can we do with those numbers? How do you handle them? So, for example, if you are training your children to go into careers like engineering, medicine, commerce, accountancy, management, at every point, even if you are just handling your house accounts, you have a lot of numbers to play with. So, what can you do with those numbers? Is is there a direct prescription? Can we just simply take something and do according to one procedure? Can we blindly follow procedures when it comes to numbers? Usually, if you take this talk which I give is always offline. So there is a lot of activity in this. So I would ask a lot of questions and then take the answer, and based on answer, we can do a lot of things. But let me tell you what the question is. Okay, so you can do it in your classroom. For example, when the class is gathered, students are sitting, and I do this with teacher. Okay, so let me tell you my example with teacher. So in one class, there were about 30 teachers, and I told them take a piece of paper out, keep your pen handy, and I will ask you a question. Now the question has to be answered only according to you, not no discussion. Don't talk to anybody else, and don't try to find the right answer. Give the answer that you know. Okay, and after you write the answer on the piece of paper, no more writing. And the question is, how wide is this room in which you are sitting? Okay, so we do that, and then what we do is everybody writes the answer according to their own knowledge, estimation, and whatever. And then what we do is one of us will collect all the answers and write it on the blackboard. And you will see that the answer is completely varying. So in one example, the room is about 24 feet wide. But the answers that we got from teachers was varying from 10 feet to 50 meters. And I am not joking, making up my number. This is exactly what we wrote down on the board. Okay. Why does this happen? And in the initial talks, sometimes people had talked about estimation, feeling for numbers. Okay. Even I had talked about in my talk earlier that do we have a feeling for any quantity? Anyway, now that the experiment is done and the numbers are on the blackboard, you cannot erase it. Okay. This is the first rule of experiments, that when you take data, you cannot think that the fourth data is wrong, so I will delete it, and the 19th one is wrong, so I'll delete it. No. Data is taken, taken. What do I do next? What was my question? My question was, how wide is this room? Which means it will have only one answer. But I have 30 different answers. From these numbers, can I find the right answer to my question?
How do I do that? So the first answer which everybody says is, let's take the average. Okay. So is taking average as this? So let me start my presentation to show, can you simply take averages of numbers every time? So let me try to see if it works out. Okay. सर वहां पे यू जस्ट गो फॉर शेयर स्क्रीन. आ गया मेरे यहाँ से शुरू हो गया, आपके यहाँ तक अभी तक नहीं आया. ओके. So when you see it, just tell me. कुछ आ रहा है? हाँ आ रहा है. स्टार्ट. Okay. यस Okay. यस. Okay. 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 So now we come to this talk that how do you handle numbers? If I have 30 different numbers, am I simply allowed to take averages all the time? Okay. So let us. So I already talked about this, that you will face this situation many times. Okay. When you do science projects are a avenue where it will be a new project. Okay, the data will be new, not written in any textbook or something. How will you handle that data? So, and many other issues, on many other occasions, you can get this number. So, what do you do when data is taken repeatedly? Okay, so when I say repeatedly means one student takes on the data 30 times or 30 students take data one time, it's the same. So can we simply take the numbers and average it? Now let me give you a real time example. Okay, this is a data which is for something. Don't worry what the experiment was. But let us say that there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16 students who are measuring something. And they have been told to measure independently. Okay, so it can be something like how much time does it take for a train to travel from VT station to Panvel station. And somebody has a high-ended mobile phone with 3 digits after decimal. Somebody has a older version with only 2 or 1 digits. And there is somebody who is simply watching it on a wristwatch. So the experiment is same, but the way it is measured is different. Okay. Now, it so turns out that for some reason, the initial 10 students give a number which is very close to each other, but it has a different range. You see, they are all 84.5 minutes. Other group of students measured it for some reason in a different way, and they are getting a different number. Okay, so now I have actually plotted this data on the graph for your convenience, and you can see that there is one range of data which is above the dotted line. The other range of data is below the average, below the dotted line. Now, can I take an average? And if I can take an average, what average should I take? We have all heard about weighted mean and unweighted mean. What does unweighted mean mean? Unweighted mean, average means it does not worry about how precisely a data was taken or how badly a data was taken. So the first data, which is so accurate, so precise, is considered same as the fifth data, which has very little precision. It ignores the precision of the measurement. But if you take a weighted average, then the measurement which has smallest error
Okay, we are not discussing error uncertainty today, but which has a most precision of measurement will be given more weightage, which means that this is the possibility of this being the correct number is higher. So there are two different methods. Now, which method to take? So can we say that they represent the same measurement? It is possible that this first group of students was sitting in one train, the second group of students was sitting in the second train. Or it is possible that they started the clocks at different times. So there can be many reasons why they are getting two set of different numbers for the one single question. How much time does the train take to travel from VT to Panvel station? So the question answers are two different. So the exercise is what is the true value of this measure. So in the offline system, we actually sit and calculate the data, but here I cannot ask you to calculate. So I will just go through it. So as I said, there are two different types of averages. One is unweighted, one is weighted average. Okay. How do you calculate unweighted mean? Unweighted mean is you simply take each value, add up and divide by total number of values. So in this case, the n was 16. And of course, you can calculate a standard deviation, which means that how much is the data varying from the average. Now, if I take simply the value and the deviation from the average, it is possible that the deviation can be on both sides and the summation will be 0. So it is squared and you divide by n minus 1. I am not going into those details right now. Why n minus 1? But by squaring it, both sides of deviations become positive numbers. And then you try to see how much is the deviation. Weighted mean is calculated differently. If I go back here, this is my sigma for each number. Okay, 0.08, 0.22, 0.34. Square of that, what is known as error, is the weightage. So smaller the error, more precise the data, more is the weightage. Okay. These are standard equations. You don't even need to write down. It is available anywhere on the text, in the network, internet, or textbooks. And how do you calculate the mean? You multiply the number with this weightage. So more precise the number, more weightage this value has, and then you divide it by the total weight. Okay. So we can go into the Excel sheet and see how you can do it. Okay. So here are the two set of numbers. Okay. This is 9 values here and 7 values here. Can you see the Excel sheet? Hello? हेलो, एक्सेल शीट दिख रहा है क्या मेरा? Okay, I'm not sure if you can see the Excel, but what happens is that if you go to the Excel sheet, do not take the formulas directly from the Excel sheet.
but actually use these summations and divisions so that the students understand how these equations work. Okay. So now let us see what happens. When you take average separately, you get 82.82 plus minus 0.02, and this is 83.9. So as I said, the two sets of data are completely separate and the averages are quite different. Similarly, there is another example which is in real life in nuclear physics, okay, where you can see there is a large deviation of data. Okay. But they still are in a single band except for one value. Okay. So I'm skipping this because in offline we have to calculate these numbers. Okay. But in this case, you get a value which is varying. The measurements are varying from 9715 days to 11286. Do not worry where the data came from. Just look at the numbers. So again, here we use the same equations. We get unweighted mean, which is 10,936 plus or minus 75 days. But if I take weighted mean, okay, if we take weighted mean, we get 10,988 plus or minus 3 days. Okay. So you can see that when I take weighted mean, then the precision of the answer is extremely high. But is this how the data was taken? Was all the data so precise that my final answer comes so precise? So there are many problems which one faces. Simply by putting it in equation, it does not work. So how does one solve this problem? Okay. So this is the solution. What you do is that when you are not sure, you take unweighted and weighted mean both and the standard deviation. Then find out what is the difference between the unweighted and weighted mean. Let us call that mod x mu minus x w and find out what is the sum of the two errors. If unweighted average is smaller than the errors, then one adopts the weighted average. What it says is that when there are two different sets of numbers, like in the first example, the difference between them is so large that it cannot be covered by the standard deviation. And so, in such cases, you take unweighted average. But when the numbers are all together giving one single answer, one can take the weighted average. Then there are many other ways of handling situations where how to adjust the errors and things like that, but this is not the forum where we will discuss this. But at school level, okay, when you get average numbers, the idea is that one cannot simply go ahead and take average. One has to be careful whether one has to take weighted average or unweighted average. Because when the numbers are giving two different values as averages, it means that people have done the same experiment with two different procedures, okay, or two different conditions, or two different setups, or something like that. But there are two different groups, which technically means these are two different experiments, and one cannot simply average. So one has to adopt a process. Now what happens is that I have so in the case of second example, you can see that the weighted and the unweighted mean are extremely close.
It is much smaller than the sum of the errors, so one takes the weighted. So first example you take the unweighted average, second example you take the weighted average. Okay. There is also what is known as t-test. Okay. And I'm not going into the details, but if you do that test, there is a way to figure out whether the two experiments are numerically, can you decide that the two experiments are different. Okay. So if in a class of 50, if you have asked everybody to measure something, and if you get two different numbers, actually statistically one can confirm whether some students did the experiment in a different way or not. This is very useful if we allow them to play with these numbers, because it is all addition and subtraction and division and multiplication. So there is no new mathematics involved, but they begin to get a feeling of how to tackle the numbers when you get them. Then we come to the next part of the, and the last part of the data, how to present a data. Now we are all very familiar with graphs. What you can see is wrong here in a graph presentation is that the top portion of the graph paper is left empty. Why? Okay, they don't save anything. But it gives a wrong, there is a problem with drawing the graph, that when you draw it on a small scale, when you take the slope or other answers out of it, the chances of error is larger. When you expand it over the full page, then you get smaller errors. Then the next part which is mistake is that the student has not mentioned any scale. Okay. The student has not written what x-axis is and what y-axis is. So if I simply showed you this graph, you will have no idea whether it is time versus temperature, whether it is voltage versus speed of something, or maybe whether it x-axis and y-axis definitions very clearly. Here the problem is that the student has left the graph hanging, okay, has not brought it down. Now, origin is a very what is a popular question, that should we draw the origin in the graph or not? Now, it all depends on the experiment and the data. Suppose if the data is about numbers which are very away from the origin, and origin is not required for the final answers, nor is it necessary that the data will go through the origin. Sometimes x equal to 0 doesn't mean y equal to 0. So in such cases, you can avoid it. But when you know that xy will be 0, 0, then you should see if the graph is going through the origin, because that confirms whether you did the experiment correctly. Okay. So this data is missing. Okay, so that he has not drawn the graph, he or she. Okay. So here is something where the student has used maximum of the graph paper possible, because next scale would not be possible to draw the graph. So student has made full use of the graph, written the scales clearly, written the x-axis and y-axis clearly. Okay. But the problem is the student has ignored the last point. As I said in the beginning, once you take a data, you cannot delete it. Who knows, maybe the last point is the correct answer, the rest of the measurements were done incorrectly. So one doesn't know. So you cannot ignore any point like this one.
So just because 3 points fall on a straight line, the first and the fifth point cannot be ignored, and there is a way to draw a line known as the best fit line, which when we meet offline, that's how one can calculate. Then here the slope is calculated using very small section of the graph. Again, as I said earlier, if you use a small section of the graph, then the chances of, if you make a mistake of 1 millimeter in 7 centimeter, that error is much smaller than 1 millimeter in 2 centimeter. So one has to use as large a data available to draw the graph. The second problem is student has used the data points to draw the slope, calculate the slope. Once you draw a graph and you draw a line, the data is of kind of not around. The whole representation is given by the line and not the data points. The data points were used to draw the line. Once that line is drawn, the role of data points is over. So the slope has to be calculated on the line and not on the data points. Okay, when can you draw a line graph? When can you draw a bar graph? Suppose if I take a measurement which is time versus speed of an object. Now, if I take at 1, 2, 3, 4, 5 seconds, I cannot interchange x positions. I cannot plot first for point at 5, then at third, then at second point. No, they were taken in a particular order. So when it's an orderly x-axis, you have to have a line graph. But if I take the height of 10 students in my class, okay, let's call student one, roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, whether I draw the first student at the first one, second at the second point, or if I have taken names, I can interchange the x-axis. In such cases, a bar graph is allowed. So, but when it's a situation where total value of all the data is always 100%, is a fixed number, not 100, is a fixed number like 100%, then one can draw a pie chart, because in a pie chart, if one section becomes small, the other one will become bigger. So these are some of the ideas of how one would present data. Of course, you can also present your data in a table format. So one has to, as when we come to the experiments in offline, we will see the examples of how one can write tables in different ways so that it is easy to read and understand. I have demonstrated a very small example of graphical, how to draw graphs. The answers of your numbers can be in a textual format where you write 2 lines explaining what the number is instead of whole data. And there are various different ways of representing your outputs, your data, your measurements, your numbers. It could be in visual form or a sketch, or there are many different ways of how you present what you have measured. So I come to a conclusion here. This was a offline talk which I had to quickly convert into online mode because because of the short notice. But when we meet offline, we actually take this data and we actually calculate the numbers and go through the process. Okay. I have this data online, so if you go back to YouTube video, you can actually note down the numbers on a piece of paper and you can actually calculate the weighted mean, unweighted mean,
and get a feel of how these averages are calculated, how the standard deviations are calculated. If you draw the, if you take even in your offline, for example, if you want to teach your students this topic, you can ask them to measure the screen of their computer. Okay. Now, if you want to make it more complicated, don't say whether it is horizontal or vertical or diagonal. And you will see different 3 sets of numbers. But if you make it diagonal, also you will find 2 or 3 sets of numbers, because somebody is sitting on a PC, somebody is sitting on a laptop, somebody is watching it on a phone. But you can actually get different answers, and then you can then do these calculations and see, can I take average? How long is my screen? No, I cannot, because there are 3 different experiments, 4 different experiments. Can I plot them? Can I do what is known as a histogram? Okay, which means, okay, how many people had answer close to, say, 3 inches, which means they are watching on the phone. If you get something like 15 inches, then you know that it's a PC. Okay. Or if you get some answers like a few students give answers which are close to 19, it means that they are watching on a large screen monitor or something. How many students gave answers in different groups? You can do a statistics on how many students are watching on phone, how many are doing their classes on computer, on a laptop, etc. So there can be many such exercises one can do sitting online, and I have given the numbers, I have given the equations. You can try it out. My email is available. If you have questions on how to handle that, you can ask. And when we meet offline, okay, whenever, we hope that sometime around December we will start. We will again do this session where one can actually go through these exercises. It is very essential when you do science projects. I have been involved with science projects for more than 2 decades now. And we see this lacuna in the student because it's not coming down from our teaching fraternity. But this is the most essential part. It will be useful, it will be required everywhere. So these are some of the basic skills which we have been trying to focus in our online hands-on activity sessions, where these skills need to be put into the students at as early age as possible. Most of them know what is average. Okay, so if you ask them what is an average, they can generally tell you, they have a concept of what is average. So when they know the concept of averaging, we should teach them the next step, which is, can you take weighted average, unweighted average, why you can average. There can be cases where you cannot take one single average, you have to take 2 different averages. These are the issues which one should discuss as skills, which will be very useful to them in all their careers, whichever they pick up, wherever they go, they will really need this. So I will end my talk here. It's a short one. As I said, it's an offline talk, online, so it's a short one. But if you have questions here, I can take. Thank you. Sir, namaste and good evening. Namaskar. I have a question on the behalf of all teachers, because I am also basically a teacher. As when you are talking about numbers or when you are talking about data, sir, basically the very main issue that lies with the teacher collecting or asking students to collect data is, say for example, when students are doing Ohm's law. यूजुअली एक बार से 10 ओम का रेजिस्टेंस है या 15 ओम का रेजिस्टेंस है, एक बार वो 10, 12, 15 के नजदीक आने के बाद स्टूडेंट्स मैनिपुलेट करने लगता है. और बहुत सारे टीचर्स भी मैंने देखे हैं तो उनको बताते हैं कि चलो मैनिपुलेट करके 15 पे आना है. तो ये बात हमें क्लियर करनी है बहुत कि इसमें मुझे आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन दैट
if a data is collected over a large data is collected and not restricting the children to say 4 or 5 values, एंड सर उसमें जो आपने ये सब स्टैटिस्टिकल अप्रोच दिखाया, क्या अनसर्टेनिटी एनालिसिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर दैट? Yes. Thank you. There are very good questions. You have asked 3-4 questions. So I will take one by one. Talking of manipulation, okay. Why do they manipulate? This is something which we have to understand. Because they are only worried about answer and not learning the experiment. This has got into our society and it has to be removed. It may take 1 year, it may take 5 years. But we have so focused on marks. वो मेरा जर्नल जो है उसमें सही आंसर आना चाहिए जल्दी से. So they manipulate. When we take them into a learning process, and if we can install that learning process into them, that numbers I mean marks, your journal is less important than the learning process, then you will find that they will naturally trend to not manipulate. But there are also ways where once you do experiments, you can figure out ways to get smarter than the children. Okay, so once what we did was we had an experiment. Manoj ji, I think his internet connection has lost. Connection, yes sir, connectivity link has gone. So Okay. basically, I think we should wait. There is no nothing wrong in that, but still. Okay, now we can have the some what we call it as the instructions to all our participants. All the participants are requested to submit the attendance link, which is there already there in the chat box and of the live YouTube link. Once your attendance link is submitted, then there is no need to again resubmit it. Okay, this is the first instruction that I want to share with you. Then another is regarding the assignment. The assignments will be available on your dashboard also from Monday or Tuesday, and it will remain there for 6 days. So everybody should take care about this assignment. So all the assignments will be in their dashboard for 6 days. Then some of the teachers are not getting the what attendance link. They are having a query about that, not getting the attendance link. Yes, PK Joshi sir is here. Yes sir. Sorry, internet problem. No, I am bridging the gap between that's fine. your That's fine. At least they survived for 45 minutes. So what we did was, when we took that liquid, we had changed the density of liquid. Okay, and so all those who got 1 as the answer were given wrong. Okay, and those who got greater than 1 got the correct answer. So you can also do changes in experiments like this. The other question of yours was that when you take large number of data, then deviation and the statistical analysis is the right way, because it then begins to give you the trend. Okay. But there are many steps which come before this, which is linearization of data and other things, because sometimes the data may not be linear. So how do you do that? Why is it required? So these are some of the issues one needs to discuss before you go to that step. But if you have large data, then you have to do the statistical analysis. It helps. It helps them understand how good is your measurement. Okay. Is it all the measurements are very close, or are they deviating so far?
If they are deviating far away from the mean, why? Is it that you are using the wrong procedure, or your equipment is unstable? There can be many answers. Manoj Manoj ji, ji, please. Manoj ji is having some another phone call, I guess. नहीं वो म्यूट है. अच्छा म्यूट है, ओके. हाँ अच्छा हाँ मैं समझा वो कान पे लगा. ओके मनोज नो जी. नो नो. हाँ. हाँ सर, देयर इज अ क्वेश्चन. मेरा अभी मोबाइल पे वो मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, तो मैं यूट्यूब पे जाके. कैन यू हियर मी सर? I can hear you. Yeah. So Joyita Datta is asking, how do we push off the fallacy of math phobia? As the math teacher, I face this fallacy. So Joyita Datta is a maths teacher and वो maths phobia के बारे में पूछ रही है कि उसके ऊपर how can it can be overtaken. This maths phobia is artificially introduced by somebody. Okay, I don't want to name, because if you give this child who has a maths phobia, say give them 100 rupees and tell them to go to market and buy 5 things, and if the student comes back with correct change, you know there is no phobia. He's a student is using maths. We use this every day. What happens is, unfortunately, the kind of presentation we give about mathematics is not correct. Okay, those who have this kind of phobia, let's give them simple day-to-day example. Okay, like just ask them to calculate how big their house is, or how much are they traveling every day. Can they estimate? So if they have to walk to the school bus or school or whatever, without any instrument, can they measure the distance that they travel? Approximately. We can show them how maths is interesting and it is useful in day-to-day life. If you want to, and ask this question to everybody, that do you want to succeed in life, and they all will say yes, and the definition of success is high salary and whatever, which means you'll have to count your salary. You'll have to keep a track of your bank account. Okay. If you want to buy a house, you'll need loan. Which bank gives you better options? You will know only through mathematics. Simple mathematics, absolutely simple mathematics. Okay. So they will need it every day. And so, but somehow, because of this rush towards marks and higher percentage, 98.99 and 98.999 and things like that, people think that let's drop maths and take some other subject where I can get that 99.999. But instead, if we tell them where it is used, okay, personally, when I studied statistics in my BSc first year, I was never told where this will be useful. So I only passed my exam, went ahead, never knew why I studied statistics. Then when we went into PhD, into experimental physics, we realized that we needed all those things which we studied in college, but nobody told us. So we don't show the importance of the subject that we are teaching. If we show that importance or value of the subject that we are teaching, forget subject, even the topic that we are teaching, then student will understand why it is required. So that also goes with a lot of higher physics classes where you teach a lot of deep conceptual physics, and students don't know why am I learning those equations. When that question comes without an answer, then they start going away from the subject. Sir, there is a question from Miss Tirtha Prasad Tripathi. He is asking that what kind of softwares we can use for this kind of data analysis, और जो अभी आपने जो डिस्कस किया, तो क्या उसके लिए कुछ? There are two questions here. If you are doing some research work, then there are some ready-made softwares available which you can use.
But when it comes to teaching, I said it in my talk, maybe even in the Excel sheet, do not use the functions average, standard deviation. No. Use, take the data, take the sum, okay, sum of 25 numbers, divided by 25, and then show this is average. Okay, we tend to get to all these functions and then forget how they actually work. So at least for 2 or 3 number calculations when they calculate, do not even use the functions of the Excel sheet. In fact, if they have a calculator, tell them to do it on a piece of paper with hand. They will learn, they will get the feeling of what standard deviation is, because there is standard error, there is standard deviation, and when they actually write the numbers on a piece of paper, then why is there a difference? Why is there n minus 1? And then a concept will become clear. So they should not use the software, any software in the class. Go to paper, pen, calculator. If not, second best is Excel sheet, but don't use the functions. At least for Absolutely true. first 3 months. Absolutely true, sir. I agree that for initial stages, right at the at the school level, we need to insist on the kind of hand and pen paper calculations rather than using calculator and ready-made gadgets. Ready-made. Yeah. Okay. Yes, sir. So I think the session and question answers are over. Now, Jayant Joshi sir, is he available? Yeah. Mhm. Yes, Jayant Joshi sir. Yeah, actually, it's really, in English, it is called friend in need is friend indeed. JB, Miss, our PK Joshi sir, really, it was the last moment we realized that there is some technical issue and we are not able to get connected with Dr. Vijayan. And I requested him, and he was immediately almost ready with his presentation. And he gave it so lucidly that actually Dr. Mahajan told his actual topic was handling the numbers, but rather I will say what Dr. Mahajan said, the playing with the numbers. Actually, we should learn how to play with the numbers. We always call that raised to the power micro, kilo, and mega. All those words we use, but when you get the feel of the number, when you see how much will be the length of the room or breadth of the room, many people are not able to visualize it or gaze it. So that way, I think Dr. P.K. Joshi has given a very good exercise and how to deal with the numbers. It's really very interesting topic, particularly plotting the functions and plotting the even simple functions. Also many people find it very difficult, and as someone asked that how to generate or create the interest for students, actually mathematics is a you just cannot separate mathematics from your day-to-day life. Whether you Yes. go to the botany, biology, zoology, wherever you go, mathematics will be there, but there is a wrong notion that mathematics is very boring, but it is the way the way teachers generate the interest, that is very important. As such, mathematics is not a very boring subject. By the way, I will express my sincere gratitude to my very close friend, Professor Dr. P.K. Joshi, and also earlier speaker, Dr. Harish Bhai Shah. Both the speakers really gave very even the earlier one, the bala shiksha, means the early childhood education, which is a real need of time, because both the parents are working and there are several issues, particularly in urban areas. And so I think it was a really very good topic, and I express my sincere thanks to both the speakers. Thank you very much, sir.
Yes, thank you very much. Now, this is the time for having some instructions to all our participants. So, most of our participants have raised the query about the assignment submission. So, assignments are available in the dashboard. Now, if you scroll it very fastly, then it will get refreshed. So that is the technique of or that is the use of our mobile system. So don't refresh that by scrolling it, so that it will be available on the mobile or it will be available on your login screen. So that is the first care that you have to take care. And another one is this assignments will be available for 6 days, so don't bother about it, but try to make sure that uh, as and when we post it, we will declare, we will announce it in the different groups, in our state coordinator group, in the telegram group also. So our teachers are getting it. So I request all the participants to fill the assignment as and when it is available on the dashboard. So this is another query that most of our teachers are raising from their side. Another one is about the attendance. Attendance will be only available during the live session. So that attendance sheet, that attendance link, the link will be the same nowadays from last lecture or from last ninth day 9. We are having the actually same link, but the content will be different. So inside that link, so to get it refreshed when it is open from your mobile or from your any electronic gadget where you are watching the screen, watching this live session. So please refresh it and then fill up the attendance link. So thank you very much. And we in the dashboard you are also provided the feedback form. So that feedback form will also be there. It is available. Again, go to the link, then reopen it and submit the feedback form, so that we will receive all the very valuable feedback from you, to have our from to have some upgradation from our side. So that is the way that I have to convey all the messages to you. So thank you very much. Thank you everybody. Thank you our core team member, participated teacher, our speakers, and the most eminent participant. Okay. Thank you very much. Thank you.